nobody talks about men's mental health. हम ये देखते हैं कि जब वुमेंस डे आता है तो पूरा सेलिब्रेट किया जाता है, मार्चेस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अवेयरनेस दी जाती है, पूरा मंथ सेलिब्रेट किया जाता है. कॉर्पोरेट में देखें, आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें, प्रॉपरली सेलिब्रेट किया जाता है. व्हेन इट कम्स टू मेंस डे, नोबडी गिव्स अ शिट. मतलब पूरा महीना गुजर जाता है, किसी को तौफीक नहीं होती कोई बात करने की. इवन मेंस भी जो है उस पर उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करते. मोस्टली मुझे तो यही पता है, लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि मेंस डे होता है कब है. और मर्द को सोशल स्टेटस के लिए, अच्छी अर्निंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में किसी मकाम के लिए, उसको अचीवमेंट के लिए आप देखेंगे कि खातून से ज़्यादा मर्द को ये तमाम सेक्रीफाइस दे के एक स्टेज पे पहुंचना पड़ता है और उसके बाद उसको रिकग्निशन मिलती है और कई केसेस में नहीं मिल पाती. Who is responsible for all this mess? I mean, अगर मैं 1950s की बात करूँ तो एक टाइम था जब हमने जर्मनी को लॉन इशू किया था. ये जितना भी मैस क्रिएट है इस वक्त क्योस मचा हुआ है और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ना कोई इदारा पाकिस्तान का आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने ट्रैक पर है. इसमें तकरीबन तमाम लोगों ने अपना अपना किरदार अदा किया. इन तमाम इदारों ने, सियासतदानों ने, मिन हैसुल कौम, हमने बहैसियत कौम मुसलमान होने के नाते ना सिर्फ हमने बल्कि हमारे इर्द गिर्द जिसने जो रोल प्ले करना था ना, वो हम मिन हैसुल कौम एज अ नेशन वो रोल प्ले करने में नाकाम गए. एक कौन साइज चिप है जो आपके ब्रेन में लगेगी, जो कि आपके ब्रेन को कनेक्ट कर देगी मशीन के साथ. फॉर एग्जांपल, ये लैपटॉप सामने पड़ा हुआ है. अब मैं जब तक अपना हाथ नहीं करूँगा, कर्सर को मूव नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन उस चिप के थ्रू मैं विदाउट मूविंग हैंड कर्सर को मूव करवा पाऊँगा. इमेजिन करें कि मैं मेरी चिप लगी हुई मेरे ब्रेन में और मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि फ़ैन ऑन हो जाए और फ़ैन ऑन हो जाए विदाउट मूविंग, विदाउट वो बटन ऑन किए. और मैं अगर इंस्ट्रक्शन दूँ कि लाइट ऑफ हो जाए, बूम, लाइट ऑफ. देखिए जी, इकबाल ने कहा था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत. Assalamu alaikum dear viewers. We have a very special guest in today's podcast. वो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं. मिस्टर कफ़ील, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारी पॉडकास्ट में आए. बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया. मैं बल्कि ख़ास तौर पे आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लायक समझा और आपने बुलाया और वक्त दिया. थैंक यू वेरी मच. कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री से करना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद भी एक उर्दू कंटेंट राइटर हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान का जो पर्पस था आज़ादी हासिल करने का, आपका क्या ख्याल है? 75 ईयर्स हो चुके हैं, क्या हम अपनी जो मकसद था आज़ादी का हासिल करने का वो फुलफिल कर चुके हैं या अचीव कर चुके हैं, या एटलीस्ट हम लोग उस ट्रैक पे चल पड़े हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो उन्हीं से पूछ लेते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा ने जितनी एफ़र्ट्स की, तमाम मुसलमानों ने हिंद को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और उसके बाद तमाम एफ़र्ट्स की. अब उनसे पूछ लेते हैं कि जी पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था. पौन सदी में बहुत सारे लोग आएंगे, वो डिफरेंट नज़रियात पेश करते हैं. कुछ कहेंगे जी पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, कुछ कहेंगे पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए. लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये बेड़ा उठाया और लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी, हिजरतें हुई, लोगों ने अपनी औलादें, अपने जान माल असबाब सब कुछ लुटा दिया. अगर हम उनसे पूछते हैं, कायद आज़म रहमहुल्लाह से पूछते हैं और उनके इर्द गिर्द जितने उनके दोस्त हैं या जिनके नज़रियात को फॉलो करके, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरिक़ हैं, उनसे पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक ऐसी इस्लामी रियासत, ऐसी इस्लामी फ़लाही रियासत बनाना चाहते थे जिसमें तमाम मुसलमान अपने जितने भी अक़ायद और नज़रियात हैं उसके मुताबिक ना सिर्फ ये कि आज़ादाना तौर पर अमल कर सकें, बल्कि ये कि वो इस्लाम के तमाम उसूल जिन पर प्रैक्टिकली दुनिया में किसी जगह पर अमल नहीं हो रहा, उसका एक अमली नमूना बनाकर पेश किया जाए. वो कायद आज़म ने एक दफ़ा एक जगह ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया कि हम ये चाहते हैं कि इस्लामी रियासत ऐसी इस्लामी फ़लाही रियासत हो जिसमें तमाम इस्लामी कवानीन को पाकिस्तान जैसी तजुर्बागाह के अंदर हम प्रैक्टिकली करके दुनिया को दिखाएं कि जो इस्लाम के उसूल 1400 साल पहले दिए गए वो आज भी ना सिर्फ रेलिवेंट हैं बल्कि प्रैक्टिकल भी हैं, उनके ऊपर अमल किया जा सकता है. और अमली सबूत उसका देकर उन्होंने अपने तौर पर अब उन्होंने 7,96,096 मुरबा किलोमीटर का ये रकबा आपको लेकर दे दिया कि जी अब आपने इसके ऊपर अमल करना है. वो अलग बात है, एक अलग बहस है, एक अलग डिबेट है कि हमने उसके ऊपर उस तरीके से अमल नहीं किया और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हमने हासिल किया था, और ये बात कहने में मैं हक बजाने हूँ कि शायद हमने उन तमाम उसूलों पे अमल दरामद नहीं किया जिन नज़रियात के ऊपर हमने ये मुल्क हासिल किया, और उसके बाद मुल्क के हालात आप देख सकते हैं. What do you think who is responsible for all this mess? I mean, अगर मैं 1950s की बात करूँ तो एक टाइम था जब हमने जर्मनी को लॉन इशू किया था.
जापान हमारे साथ आज़ाद हुआ, बाकी जितने भी हमारे नेबर्स हैं हमारे साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन आज वो देखें हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। जो मलेशिया है वो हमारा बिजनेस मॉडल फॉलो करता था, हमारी स्ट्रेटजीज फॉलो करता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने इंट्रोड्यूस करवाई। बट आज ऐसी हमारी हालत हो चुकी है कि हम 2-3 अरब डॉलर्स देने के लिए IMF के पीछे पड़े हैं और वो अपनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हम पे लागू कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, तो आप कैसे आप एनालाइज करें? पाकिस्तान ये जितना भी मैस क्रिएट है इस वक्त chaos मचा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ना कोई इदारा पाकिस्तान का आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने ट्रैक पर है। इसमें तकरीबन तमाम लोगों ने अपना अपना किरदार अदा किया। इन तमाम इदारों ने, सियासतदानों ने, मिन हैसुल कौम, हमने बहैसियत कौम मुसलमान होने के नाते, ना सिर्फ हमने बल्कि हमारे इर्द गिर्द जिसने जो रोल प्ले करना था ना, वो हम मिन हैसुल कौम एज अ नेशन वो रोल प्ले करने में नाकाम रहे। अगर हम में से शायद कुछ लोग, अगर मिसाल के तौर पे हम 1947 से अगर हम ले लेते हैं, तो आप देखिए ढाका फॉल हुआ, हमसे पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देखें तो आप कश्मीर का करंट सिनेरियो देख लें, उनकी क्राइसिस देख लें, बलूचिस्तान सुलग रहा है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, दीगर जितने मामला हैं, कराची के हालात कितने ख़राब रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क देख लें। इंग्लिश हिस्टोरियन है बर्टन रसल, वो ये कहते हैं कि इट इज़ यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी आप सनतकारी को, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो पूरी दुनिया में आया, और जिन जिन मुल्कों ने इस चीज़ के ऊपर उसको अडॉप्ट किया और उसको कंटिन्यूटी के साथ पॉलिसी उसको फॉलोअप किया, तो वो मुल्क तरक्की करके, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपको नज़र आएगा कि कंसिस्टेंसी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना तो इदारे, पॉलिटिशियंस और इसके अलावा जितने भी लोग हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये कि कंसिस्टेंसी को बालाताक रखते हुए सिर्फ हर शख्स ने अपनी मफाद को मद्देनज़र रखा, अपने मफाद को उसको तरजीह दिया, और हालात हमारे सामने। अल्टीमेटली जब तक किसी सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझेगा, ख़ास तौर पे इदारे, और हर शख्स अपनी उस डोमेन में रहकर काम नहीं करेगा जिस डोमेन का कानून और आइन आपसे मुतकाज़ी है, तब तक मामला चलना बहुत मुश्किल है। आपका पड़ोसी मुल्क बिल्कुल आपके साथ आज़ाद हुआ था, वो कहाँ पहुँच गया है? और आप अपने हालात देख लें। अब तो मेरे ख्याल से उनसे कंपैरिजन करना भी एक लायानी सी बात है, क्योंकि जिन मामलात के अंदर हम कभी एक दूसरे से कंपैरिजन किया करते थे, आज मवाजना तो खैर दूर दूर की बात है, अब तो सोचना भी बड़ा अजीब सा लगता है। पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर आते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप कंटेंट राइटर भी है, तो ये इससे कैसे स्टार्ट हुआ, और इसको अगर इससे भी लिंक कर दें कि पाकिस्तान में क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? कुछ उससे पहले, बल्कि कोविड के डेज़ की बात है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर रेहान अल्लाहवाला साहब को मैं फ़ॉलो कर रहा था। तो उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, वो ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को मुखातिब करके ये कहते हैं कि भाई आप काइंडली कंटेंट क्रिएटर रहें, ना कि कंटेंट कंज्यूमर। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद है नौजवानों की जो मोबाइल के ऊपर 10-10, 12-12 घंटे गुजार देती हैं, लेकिन वो कि कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे, दे आर जस्ट कंज्यूमिंग कंटेंट। और वो किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो भी मेरे ख्याल से हम में से हर एक जानता है कि हम पाकिस्तानी क्या मोस्टली कंटेंट देखते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और उनका कहना ये था कि आप काइंडली कुछ जो भी चीज़ आपको आती है आप वो सोशल मीडिया के ऊपर बना के डालना शुरू करें, यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर। मुझे उस वक्त देख के बड़ी हैरानी होती थी जब मैं देखता था कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें कोई भी मसला होता है, उसके सोल्यूशन के लिए जैसे ही वो हम सोशल मीडिया पे या यूट्यूब के ऊपर लिखते हैं, तो वहाँ पे गोरों की बेतहाशा वीडियोस आ जाती हैं। इवन पड़ोसी मुल्क भारत की बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप पाकिस्तानियों की ज़रा देखें क्वांटिटी की, पाकिस्तानी कितनी तादाद में वो बना रहे हैं, तो वो ना होने के बराबर है। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि बीइंग अ टीचर मेरे पास जो नॉलेज थी, मैं ये चाहता था कि वो सोशल मीडिया को बतौर सदका जारिया सौंप दी जाए। तो वीडियोस बनाने का सफ़र इस तरह शुरू हुआ कोविड की सेकंड वेव के अंदर। इनफैक्ट फर्स्ट वेव में हमने थोड़ा काम करना शुरू किया, और जो भी हमारे रेलेवेंट सब्जेक्ट्स थे वो मैंने उस पर अपलोड करना शुरू किया। शुरू में इरादा ये था कि चूँकि मैं एक एकेडमी चला रहा था गुज़िश्ता 8-10 साल से, तो मागरी एकेडमी में अपनी क्लासेस के अंदर जो मैं पढ़ा रहा होता था, ये जो टीचर्स थे, इरादा तो ये था कि इसको बना के उस पर अपलोड किया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल लग रहा था हमें। तो देन वी स्टार्टेड डूइंग विद एन अदर डायरेक्शन। हमने ये सोचा कि चलें और तो कुछ नहीं, एटलीस्ट हम प्राइवेट कंटेंट जो कैमरे के सामने बैठ के एक अलग रूम में बना सकते, तो वहाँ से बनाना शुरू किया। लिखने का शौक़ बचपन ही से था, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, किसी रिसाले में, किसी अखबार में कोई कहानी लिख दी। फिर हमें सोशल मीडिया पे फेसबुक का सहारा मिल गया, तो वो सारी अपनी भड़ास निकालने के लिए, हम कैथारसिस करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर हमने उसका सहारा लिया। वो कुछ लोगों को हमारे टूटे फूटे जुमले पसंद आना शुरू हो गए, तो हमें फिर इस चीज़ से ज़ाहिर है, एक जब आपको व्यूज़शिप मिलती है, जब आपके व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं लोग,
तो ये डेफिनेटली आपको ये चीज़ ट्रिगर करती है कि यार इस चीज़ के ऊपर काम किया जाना चाहिए। तो बस आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते इसकी एज सच कोई ख़ास प्लानिंग तो नहीं की लिखने के हवाले से। हाँ, ये था कि वीडियोस जो यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एजुकेशनल कंटेंट डालता रहा, तो बस वो देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता कुछ साथ के लोग थे जो अप्रिशिएट करते थे, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोग थे जिनको देख के बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती थी। तो इस तरह काम करना शुरू हुए और देखते देखते अल्लाह का फजल है, चंद लोग ऐसे मिल गए जो हमें देखते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, तो बहुत खुशी होती है देख के। थॉट प्रोसेस क्या होता है जब आप लिखने बैठते हैं? आई मीन अगर कोई इंसान है जो अपने अंदर एक क्रिएटिव इंसान बाहर लाना चाह रहे हैं या क्रिएटिविटी ऐड करना चाह रहा है थ्रू पेन, तो वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है या अपने अंदर का क्रिएटिव इंसान बाहर ला सकता है? अच्छा, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ इस हवाले से। जितने भी लोग लिखते हैं उनमें से अगर आप मुख्तलिफ़ लोगों की व्यूज़ लेंगे ना, तो वो मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू आपको देते हुए मिलेंगे। कुछ ही कहेंगे जी मैं बाकायदा बैठता हूँ और उसके बाद मुझे आमद होती है, मैं सोचता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके बुलेट्स बनाता हूँ और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ राय देंगे। मेरा तरीका, मेरा अंदाज़ बिल्कुल नेचुरल है। यानी अगर मैं बैठा हूँ और मुझे किसी चीज़ ने ट्रिगर किया, मैं किसी टॉपिक के ऊपर मिसाल के तौर पे कोई हादसा हो गया, कुछ सान्या हो गया, अपने सामने कोई ऐसी चीज़ देख ली, कोई ऐसा वाक़या देख लिया जिसने मुझे मुतासिर किया, ये मुझे लगा कि यार इस चीज़ के ऊपर लिखना चाहिए, तो मैं सिर्फ़ कीबोर्ड के ऊपर बैठ के उसको लिखना शुरू कर देता हूँ और ये फ़िलवरी होता है। उसके लिए कोई ख़ास प्लानिंग नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है जो लिखने वाले हज़रात हैं या ख़वातीन हैं, वो मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक़ करेंगे कि कुछ लोग लिखते-लिखते एक बीच में वक़्त ऐसा आता है कि ज़रा ब्लॉकेज सी आ जाती है कि वो उनको कुछ सुझाई नहीं देता। लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास मेरी एज़ सच प्लानिंग नहीं होती, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। यानी मुझे जैसा फ़ील होता है कि यार मुझे अब इस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहिए। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा मूड या मिज़ाज इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन मैं किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, तो बाज़ दफ़ा कोशिश करने के बावजूद, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बावजूद उसमें से कोई चीज़ बरामद नहीं होती। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने बैठे-बैठे ऐसी कोई तहरीर लिखी और वो तहरीर ठीक-ठाक लाइक्स ले गई। इल्हाम इल्हाम का जो फैक्टर है वो ट्रू है या इल्हाम इन अ सेंस मुझे लगता है कि शायद इल्हाम शायद नबियों के साथ एसोसिएट है, लेकिन वो ये ज़रूर है कि छठी हिसाब की बेदार होती है और वो चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ील करती हैं। लेकिन ये होता है कि बाज़ दफ़ा बहुत एफ़र्ट्स के बाद कोई ऐसी चीज़ लिखी जाती है जिसके ऊपर आपने भी देखा होगा कि बहुत एफ़र्ट्स के बाद जाके कोई वीडियो आपने बनाई, उसको अपलोड किया तो उसके ऊपर व्यूज़ ना होने के बराबर। लेकिन अचानक ऑन द स्पॉट आपको आइडिया आया, ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट आपने वो वीडियो बनाई, वाजबी सी आपने उसकी एडिटिंग की और उसको अपलोड कर दिया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ गए। लिखने के अंदर भी यही होता है। बस ये होता है कि बाज़ दफ़ा पढ़ने वालों की वो बात दिल तक पहुँचती है। वो कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो बाज़ दफ़ा हमें फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन उसकी ताकत परवाज़ होती है और ठीक लोगों के दिल तक पहुँचती है। okay, so how do you describe a life of a man? I mean, you are a parent now, being a son, being a father, and being a husband. और जो एक मर्द की लाइफ कैसे इवॉल्व होती है फ्रॉम अ बर्थ टू डेथ, तो कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे लाइफ ऑफ अ मैन? मर्द की ज़िंदगी, अच्छा मेरे से मेरी बहनें शायद इस चीज़ सुन के ऑफेंड हो जाए लेकिन बात यह है कि मर्द की ज़िंदगी ख़ास तौर पे अगर हम अपने इर्द गिर्द नवाब पाकिस्तानी माशरे में देखें या ओवरऑल अगर जनरली देखें, जिन माशरों के अंदर मर्द ज़िम्मेदार है, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है रिजालु कव्वामून अला निसा, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का हाकिम बनाया। तो जो हाकिम है उसकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। तो आप देखें कि शुरू में चंद साल उसको एप्रिसिएशन मिलती है जब तक वो चाइल्डहुड से बाहर आता है, और उसके बाद जैसे ही वो जवानी की दहलीज़ पे कदम रखता है तो उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जी, उसकी बहनें उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वालिदा उसकी ज़िम्मेदारी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो गुजरता है, फिर उसके बाद उसकी शादी होती है तो उसकी मनकूहा यानी उसकी बीवी है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा तब होता है जब अल्लाह ताला उसे साहिब औलाद करता है। और उसके बाद फिर करते करते एक वक्त आता है कि जब वो बुढ़ापे की दहलीज़ पे कदम रखता है, अब बच्चियाँ जवान हैं और बच्चियों की शादी करनी है और बेटे हैं, उनकी तालीम का ख़र्च और दीगर मामलात उनके। तो मर्द की ज़िंदगी का जैसे आपने सवाल किया, मर्द की पूरी ज़िंदगी तो कुर्बानियों से ताबीर है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं निगेट नहीं कर रहा कि खुदा न खास्ता कि ख़वातीन कुछ नहीं करती हैं। ज़ाहिर है औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है। इकबाल तो कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो उस तस्वीर कायनात में जिसकी वजह से रंग है, उसको तो हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि पर्टिकुलर सवाल मर्दों के हवाले से है, तो मर्द की ज़िंदगी शुरू से आखिर तक आप देखेंगे एफ़र्ट्स के ऊपर है, लेकिन इन रिटर्न वो एप्रिसिएशन मर्द को नहीं मिल पाती जो एप्रिसिएशन मर्द डिज़र्व करता है। आप देखें, बड़ी हैरानकुन बात है, अगर हम अपनी सोसाइटी में गिरदो-नवाह पे नज़र डालें तो आप देखेंगे कि कई मामलात में औरत रिस्पेक्ट वो ऑटोमेटिकली गेन कर लेती है, यानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस पॉइंट कि जी वो एक खातून है। लेकिन मर्द को ये रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ती है।
एग्जैक्टली। और मर्द को सोशल स्टेटस के लिए, अच्छी अर्निंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में किसी मकाम के लिए, उसको अचीवमेंट के लिए आप देखेंगे कि खातून से ज़्यादा मर्द को ये तमाम सेक्रीफाइस दे के एक स्टेज पे पहुंचना पड़ता है और उसके बाद उसको रिकग्निशन मिलती है और कई केसेस में नहीं मिल पाती। आई पर्सनली बिलीव कि नो बडी टॉक्स अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ। हम ये देखते हैं कि जब वुमेंस डे आता है तो पूरा सेलिब्रेट किया जाता है, मार्चेस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अवेयरनेस दी जाती है, पूरा मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। कॉर्पोरेट में देख लें, आप यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, प्रॉपरली सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू अ मेंस डे, नो बडी गिव्स अ शिट। मतलब पूरा महीना गुजर जाता है, किसी को तौफीक नहीं होती कोई बात करने की। इवन मेंस भी जो है वो उस पर उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करते। मोस्टली मुझे तो यही पता है, लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि मेंस डे बोलता है कब है। ठीक है, नवंबर में बाय द वे मनाया जाता है। तो आई पर्सनली बिलीव लाइफ ऑफ अ मैन इज़ वेरी हार्ड, इट्स ऑलवेज बीन हार्ड। तो मेंस को काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट ये कि वैसे अप्रिसिएशन जैसे आप कह रहे थे अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो इसके बारे में कैसे मतलब हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि मेंस के भी इशू। भाई करते ही हैं कि फिर हुकूक निस्वां के ऊपर जो है ना, जिस तरह तो तंजीमें बन गई हैं, मार्च हो रहे हैं हुकूक के ऊपर, मेरे ख्याल से अब हमें हुकूक मर्दा के ऊपर भी काम शुरू करना पड़ेगा। कोई एक ऐसी तंजीम बना दी जाए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस चीज़ के ऊपर प्रमोट करे और हमारे एजेंडाज जो है ना वो गवर्नमेंट के पास लेकर जाए कि भाई जो हमारे मामला चल रहे हैं वो क्या है। जोक्स अपार्ट, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मर्दों के हवाले से ये बात रही है, लेकिन बात ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अगर आप ये बात इस तरीके से करें कि जी मर्दों को उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता जितना ख़वातीन को मिलता है कुछ दीगर मामलात के अंदर, तो आप देखेंगे कि इवन मर्द ही ख़ुद इस चीज़ के ऊपर इसका तमस्खुर उड़ाएंगे, इसको खूब उन लोगों के लत्ते लेंगे। सच्ची बात यह है कि जो लोग इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, ख़वातीन से या उस तरफ से आवाज़ उठना, ये तो खैर शायद वहाँ से भी कोई माइनॉरिटी हो जो इस बात पे बात कर ले, लेकिन ख़ास तौर पे मर्दों के अंदर आप देखेंगे कि मर्द भी शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। वो कहेंगे हाँ इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है कि वो मर्द इतने यूज्ड टू हो गए हैं, लाइक दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ पंचिंग बैग। तो वो कहते हैं ठीक है जी, अब ठीक है, इस तरह तो फिर इस तरह ही सही है। तो वो मामला इसी तरीके से चल रहे हैं। लेकिन जो ख़वातीन का गिला इस मामले में ये रहेगा, जो आपके पॉडकास्ट जो ख़वातीन देखेंगे, ज़ाहिर है उनका गिला ये होगा कि भाई और कितनी फ्रीडम चाहिए आप लोगों को। सारे फ्रीडम तो आप इंजॉय कर रहे हैं, सारे मामलात आप इंजॉय कर रहे हैं। पूरी जो सोसाइटी है वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सारे हुकूक आपको मैसर हैं, सारे मामलात तो हमारे हैं। तो उसका ज़रा एक एंगल ये भी है जो कि हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और माओं का आलमी दिन मनाया जाता है, बल्कि जो जवान औलाद होती है तो आप देखते हैं कि बच्चों का बहुत तेज़ी से रुझान वालिद साहब की तरफ तो हो जाता है, वालदा की तरफ तो हो जाता है, लेकिन वालिद साहब आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। वो घर में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन देखा ये गया है कि जैसे जैसे वालिद साहब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते हैं तो अब वो वालिद साहब का वो रोब और वो दबदबा बाकी नहीं रहता और औलाद की सारी मोहब्बतें जो हैं वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वालदा के पलड़े में गिरता है। तो वालिद साहब भी बेचारे उस एज के अंदर तो ना तो जवानी में अप्रिसिएशन मिली, आपने हड्डियों में उतर जाने वाली थकन को बर्दाश्त किया, आपने एफर्ट्स किए हैं बच्चियों और बच्चों के लिए, अपनी बेगम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जब आप बुढ़ापे पे पहुँचें तो बुढ़ापे के मामलात भी इस तरह से हैं। लेकिन ये मर्दों को आवाज़ उठाना पड़ेगी खुद बजाते खुद, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई ख़वातीन आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगी। इसके ऊपर भरपूर एजेंडा बनाया जाए, रोड मैप बनाया जाए, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, वरना ऐसे दाल नहीं गलने वाली हमारी। आपका एजुकेशन से भी रिलेशन है, काफ़ी टाइम से आप टीचिंग कर रहे हैं, तो लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि आपको पाकिस्तान का जो है वो एजुकेशन का मिनिस्टर बना दिया, तो कैसे आप फेस करेंगे और कैसे जो है वो आप अपने टेन्योर में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे? अच्छा, आपने मफरूज़ाती तौर पे इसी, लेकिन मेरे खातों पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद करती। बहुत अगर मुख्तसर मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें जहां हमें ज़रूरत है काम करने की, उसमें एक तो ये कि जो लोग, जो असातिज़ा ख़ुद पढ़ा रहे हैं, कम से कम उनको तो ट्रेन होना चाहिए ना। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मशहूर है उनके बारे में कि जी जो कुछ नहीं कर सकते वो टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि कौम का मुस्तकबिल, आपके बच्चे आप ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो लोग ख़ुद भी ट्रेन नहीं है, उन्हें मालूम नहीं कि कैसे पढ़ाना है। बस आप देखते हैं कि कोई बंदा किसी ख़ास सब्जेक्ट के बारे में कुछ नो हाउ रखता है और जी आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। एक MBBS किया हुआ बंदा डॉक्टर उसके बगैर नहीं बन सकता, BDS किए बगैर डेंटिस्ट नहीं बन सकता, LLB किए बगैर वकील नहीं बन सकता। हाँ, कुछ भी ना किए बगैर बस आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो आप टीचर ज़रूर बन सकते हैं। ये एक चीज़ तो इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो टीचर ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले इस फील्ड में लाने के लिए टीचर को खुद सीखनी पड़ेगी।
चैट जीपीटी आ गया है, आप अंदाज़ा लगाएं असाज़ा तक को इसके बारे में नहीं मालूम। एआई आ गया है, वो क्या क्या तबाहियाँ मचा रहा है। लेकिन इस हवाले से एजुकेशन सेक्टर के अंदर इस चीज़ को इस्तेमाल करने के हवाले से भी लोग गुरेज़ हैं। तो दूसरी बात तो ये कि टेक्नोलॉजी को आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है और इसको बज़ोर बाजू आपने इसको फोर्स करना है कि भाई आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। और तीसरी चीज़ जो हमारे यहाँ का जो असेसमेंट का चक्कर है, यानी आप देखते हैं कि एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स के बाद जिस तरीके से बच्चे के वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप देखते हैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के अंदर क्या मामला चल रहा है। वो जो बच्चा जो ए ग्रेड लेकर आ रहा है, ये नंबर्स के उसने अंबार लगा रखे हैं। आप देखें ज़रा, उसको एनालिसिस करें कि उसने किस बुनियाद पे ये नंबर लिए हैं और एग्जामिनेशन हॉल्स का क्या हाल है। तो एक तो ये है कि जो जब आप उस बच्चे को असेस करेंगे, आप उस बच्चे की जांच पड़ताल का तरीका है, उसके टेस्ट का तरीका है, उन मामलात के ऊपर भी देखने की ज़रूरत है। तो ये वो बेसिक 3 जगह ऐसी जो मुझे लगता है कि फिल फॉर जंगी बुनियादों के ऊपर इस पे काम करना शुरू। बात अब जो है वो एआई से आगे निकल गई है, क्योंकि मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अब तो बात ब्रेन चिप्स तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल। न्यूरोलिंक फाउंडर जिनके एलोन मस्क ने न्यूरोलिंक जो है वो बनाई है, उसका जो है 1-2 दिन पहले ही पेशेंट पर ट्राई किया गया। एक कॉइन साइज चिप है जो आपके ब्रेन में लगेगी, जो कि आपके ब्रेन को कनेक्ट कर देगी मशीन के साथ। फॉर एग्जांपल, ये लैपटॉप सामने पड़ा हुआ है, अब मैं जब तक अपना हाथ नहीं करूँगा कर्सर को मूव नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन उस चिप के थ्रू मैं विदाउट मूविंग हैंड कर्सर को मूव करवा पाऊँगा। इमेजिन करें कि मेरी चिप लगी हुई मेरे ब्रेन में और मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि फ़ैन ऑन हो जाए, और फ़ैन ऑन हो जाए विदाउट मूविंग, विदाउट वो बटन ऑन किए। और मैं अगर इंस्ट्रक्शन दूँ कि लाइट ऑफ हो जाए, बूम लाइट ऑफ। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है। उसका फिर ड्रॉबैक आपके सामने आएगा, जिस तरह हम लोग सोशल मीडिया की ड्रॉबैक आज तक वो कहते हैं, चैट जीपीटी, एआई, उसमें अभी हम लोग फंसे हुए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। अब फर्दर एक स्टेप आगे आ गई जिसमें हम लोग न्यूरोलिंक और ब्रेन चिप्स पे आ गए। तो कैसे कैसे हम इन सब चीज़ों को डील करें? देखिए जी, इकबाल ने कहा था कि है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि इंसान के अंदर बेसुकूनी, बेरामी बढ़ रही है। लेकिन बात फिर वही है कि जब तक आप इन चीज़ों को अपने मकसद के लिए देखें, इन चीज़ों को आपने अपने ताबे रखकर इस्तेमाल करना फॉर द सेक ऑफ पॉजिटिविटी। वो बात दुरुस्त है कि ह्यूमैनिटी ने हमेशा इसको ज़्यादा मनफी इस्तेमालात उसके ज़्यादा किए हैं। लेकिन बहरहाल ये बात हकीकत है कि आप टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जी टेक्नोलॉजी ने इंसान को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दिया, लिहाजा अब मैं हालांकि जो लोग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो लोग इन्वेंशन है जिनकी, वो खुद ये कहते हैं कि भाई ये इतनी शदीद तबाहकारियाँ लेकर आने वाला है सोसाइटी के अंदर, जिसको हम खुद अभी इस वक्त मेजर नहीं कर पा रहे। एलोन मस्क को मैं यहाँ पे कोट करूँगा, उन्होंने कहा था कि इट इज़ फार मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर वेपन। मतलब एक फाउंडर है जिसने खुद बनाया, ओपन एआई में उसके शेयर्स हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये एआई जो है वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेंजरस है। न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा डेंजरस है, ये बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ होंगी, ये इसकी। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर आप ये इसकी तबाहकारियों से अपने आप को बचाने के लिए अगर आप इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र होकर बिल्कुल आप बैठ जाएंगे और आप कहेंगे जी इनको इस्तेमाल ना किया जाए, तब आप क्या करेंगे? यू हैव नो अदर वे। तो इस्तेमाल करना है आपने, लेकिन इस्तेमाल ने आपने उसको पॉजिटिविटी के साथ उस वे में करना है जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सके। मेडिकल की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, इनोवेशंस हैं, मेडिसिन है, इसके अलावा जितनी और फील्ड्स हैं। जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए, लेकिन आपने जहाँ को मुसख्खर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला को साहिब इल्म मर्द पसंद है, चूँकि अल्लाह ताला ने जो इल्म नाजिल किया, पहली आयत आप देख लें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। तो अल्लाह ताला के रब के नाम से आपने पढ़ना है और उस टेक्नोलॉजी को उस यूज़ के लिए और दुनिया में इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना है, जो आपके लिए सदका जारिया भी है। हाउ टू फेस अ फेलियर, बिकॉज पाकिस्तान में देखा जाए तो एक फेलियर को जो है वो एक पता नहीं क्यों गंदा कॉन्सेप्ट समझा जाता है। यहीं पे भी कोड लिखा हुआ है, हाँ, फेल्ड बट नेवर क्विट। तो जब एक इंसान, एक स्टूडेंट, XYZ, कोई भी कॉमन इंसान है, मर्द हो चाहे औरत हो, जब वो फेलियर को फेस कर रहा होता है, रिजेक्शन को कंटिन्यूसली, तो एक डिप्रेस माहौल में वो चला जाता है। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने फेलियर को आपने कैसे जो है वो कम किया, या उस जो ड्यूरेशन में अपने आप को कैसे संभाला, और जो है उससे ओवरकम कैसे किया? सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इवन आप इम्पॉसिबल लिखें तो उसके अंदर भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि आई एम पॉसिबल। जब इम्पॉसिबल का वर्ड आपको ये खुद मैसेज दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर फेलियर्स आएंगे, आपके लिए ये तमाम मसाइल आएंगे, लेकिन आपने उसको फेस करना। अब ये बातें कहना बहुत आसान है
कि जी फेलियर आ गए, सब्र करो, अल्लाह ताला रहम करेगा, कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं। लेकिन बात यह है कि इनको फेस किया कैसे जाए। मैं इस मामले के अंदर 2 ऐसी टिप्स स्टूडेंट्स के लिए भी और जो मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत आज़मूदा है वो ये है। सबसे पहली एक बात तो ये कि कनेक्ट योरसेल्फ विद गॉड। अपने आप को अल्लाह ताला से आपने जोड़ना है। जब आप एक डिवाइन पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं तो आपका इस बात पर यकीन होता है कि यार ये जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। जिसने मुझे तख्लीक किया, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, उसने मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा है और लामोहला ये वो टेस्ट है जिससे मुझे गुजार के अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देना है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने दुनिया में एक इबादत के लिए भेजा है मुझे, और ये जो इबादत है वो ज़ाहिर है ये सिर्फ कलमा नमाज रोज़ा नहीं है, बल्कि अखलाकियात हैं, दीगर मामलात हैं। इन तमाम मामलात को मैंने गुजारना है खुश उसलूबी के साथ। तो पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़। नंबर 2 ये कि हमेशा ऐसे लोगों की गैदरिंग, ऐसे लोगों की सोहबत का चुनाव किया जाए जो हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं। ना कि ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों का आपके साथ ताल्लुक़ सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद है, बल्कि ये कि वो आपको अच्छे बुरे की तमीज़ दें। अच्छा दोस्त वो है जो आपको अच्छे बुरे में फ़र्क बताए और बताए कि ये गलत है, ये ठीक है, ना कि ये कि वो आपके चेहरे के तेवर देख के अपना ओपिनियन तब्दील कर लें। मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, एक अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ है और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो आपको ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बुलाते हैं और आपको इनकरेज करते हैं। तो मेरे ख्याल से इन 2 चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन हो तो इट्स अ गुड वे टू कम आउट ऑफ दिस थिंग। What is the best ever advice you have ever received? अच्छी एडवाइस जो हमेशा से मिली वो ये कि हमेशा अपनी सलाहियतों पर एतमाद करना और कभी भी किसी दूसरे की कोई ऐसी चीज़ देखना जिसके बारे में आपको ये देख के फील हो कि शायद ये मेरे पास नहीं है, अपने आप को डाउन फील नहीं करना। बड़ी मशहूर कहावत है कि किसी का महल देख के अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगानी चाहिए। सो आपके पास जो भी कुछ है ज़िंदगी में, जो इस वक्त आपके पास है, जो आपने थोड़ी बहुत एफ़र्ट से हासिल किया है, उस पे क़नाअत इख्तियार करें, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने की एफ़र्ट्स जारी रखें। इंशाल्लाह एक वक्त आता है आप अपनी पुरानी ज़िंदगी आज आपसे अपनी 5 साल पुरानी या 7 साल पुरानी लाइफ की किसी ट्रेजेडी के बारे में सोचें तो आप हैरान होते हैं कि यार मैं परेशान हुआ करता था लेकिन ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी। और जिन परेशानियों पे आज आज परेशान हैं, डेफिनेटली आज से 2, 4 साल, 5 साल बाद आप ये फील किया करेंगे कि यार ये परेशानी भी इतनी कोई बड़ी नहीं थी। तो जिसने ज़िंदगी दी है वो भी सोचता होगा ज़िंदगी के बारे में इस कदर ना सोचा कर। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच।